Jai Hind to one and all. Today I am here with the 9th class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 1 of democratic politics, that is democracy in the contemporary world. Today we are going to discuss about recent phase of democracy, that is there on the page number 12 and 13. So let's start. The big push towards democracy come after 1980. देखिए डेमोक्रेसी के अंदर एक जो बड़ा बदलाव है 1980 के बाद में हमें देखने को मिला, जब ज्यादातर जो लैटिन अमेरिका की कंट्रीज हैं वो उनको डेमोक्रेसी मिली। ओके, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन एक्सेलरेटेड दिस प्रोसेस। देखिए जब सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री बनने की जो प्रोसेस है उसको ज्यादा एक्सेलरेशन मिला। From the story of Poland, we know that then the Soviet Union controlled many of the neighboring communist countries. देखो अभी हमने पोलैंड की स्टोरी देखी, वहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि किस तरीके से सोवियत यूनियन अपने पड़ोस की जो कंट्रीज है उसके ऊपर कंट्रोल रखता था, और इसके अलावा सोवियत यूनियन का जो कंट्रोल है वो ज्यादातर ईस्ट यूरोप की कंट्रीज के ऊपर था। तो जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, मतलब 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन ब्रेक हुआ, तो यहाँ से जो है द सोवियत यूनियन कंप्राइज 15 रिपब्लिक, तो यहाँ से 15 रिपब्लिक निकले, और इसमें से ज्यादातर कंट्रीज है इन्होंने क्या अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया। तो इस तरीके से दुनिया के अंदर एक बड़ा बदलाव था, सोवियत यूनियन का ब्रेक होना और ज्यादातर जो कंट्रीज है उसका इंडिपेंडेंट होना, और इंडिपेंडेंट होके उनको डेमोक्रेसी को अपनाना। अब देखें डेमोक्रेसी के अंदर उतार चढ़ाव होते रहे हैं, वो हम देखेंगे। जब वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये हो रहा था तो इंडिया और इंडिया के पड़ोस में क्या हो रहा था, उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश, उन्होंने भी कहीं ना कहीं 1990 के अंदर डेमोक्रेसी को अपनाया था। जो आर्मी रूल है उसका ट्रांजिशन छोड़ के और डेमोक्रेसी को अपनाने की बात कही थी। इन नेपाल द किंग गेव अप मेनी ऑफ हिज पावर्स टू बिकम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च। देखिए जो नेपाल के अंदर जो किंग था उन्होंने अपने बहुत सारे पावर को विड्रॉल किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनना चाहिए, और जो लीडर्स होंगे इलेक्टेड लीडर्स वो किंग को गाइड करेंगे। However, these changes were not permanent. अब देखिए ये जो चेंजेसमेंट हुए ये परमानेंट नहीं रहे, ज्यादा समय तक के नहीं रहे। कैसे इसमें उतार चढ़ाव आया वो हम देखेंगे। जैसे 1999 के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ फिर से आर्मी के रूल को लेके आए पाकिस्तान के अंदर। In 2005 the new king of Nepal dismissed the elected government. 2005 में जो नेपाल का किंग था उसने डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को और सारा का सारा पावर अपने हाथ में ले लिया। ओके, yet the overall trend in history had point to more and more countries turning to democracy. This phase still continues. अब देखिए ये जो फेज है ये कंटिन्यू रहा, ज्यादातर कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट हो रही थी इस समय तक के वो सभी डेमोक्रेटिक कंट्री बन रही थी। लेकिन ये जो उतार चढ़ाव है, जो मिला जुला असर है, ये हमें हर कंट्रीज की हिस्ट्री में देखने को मिलता है। By 2005 about 140 countries were holding multi-party election. अगर हम बात करें 2005 तक की तो 140 देश ऐसे थे जिन्होंने मल्टी पार्टी इलेक्शन को अपनाया। मल्टी पार्टी इलेक्शन वो होता है जहां पर एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पार्टी होती है, जिसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, है ना। जिस देश के अंदर केवल एक ही पार्टी है तो वहां पर चुनाव तो हो रहा है लेकिन पार्टी वही अकेली जीत के आ रही है, मतलब एक तरीके से वहां पर लोगों के लिए जो फ्री चॉइस है वो नहीं। ओके, तो ज्यादातर जो देश है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं और ज्यादा डेमोक्रेसी को उभारने और निखारने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 140 देशों ने क्या किया है, मल्टी पार्टी सिस्टम को लेके आए हैं। ओके, केवल डेमोक्रेसी कह देने से ही काम नहीं चलता है, बल्कि उस देश में सही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने, मल्टी पार्टी सिस्टम हो, या एटलीस्ट 2 पार्टियां तो हो कम से कम कि जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हो फ्रीली। This number was higher than even ever before. More than the 80 previously and non-democratic countries have significant advantage toward democracy since 1980. तो देखिए 2005 से जो मल्टी पार्टी सिस्टम आना शुरू हुआ दुनिया के देशों में, ये पहला चेंजेसमेंट था। मतलब दुनिया में पहले कभी इतने ज्यादा देशों के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं रहा। इसके अलावा जो ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो भी कहीं ना कहीं अब डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी 1980 से ही। बट इवन टुडे देयर वाज द मेनी कंट्री। अब इसके अलावा आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिनके अंदर जहां पर वो अपने जहां पर उनके लोग जो हैं वो लोगों को या लीडर्स को नहीं चुन सकते। जो डिसीजंस होता है वो केवल और केवल सिंगल हैंड के अंदर ही होता है।
और जो लोग होते हैं वहाँ के वो अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते, मतलब अपनी गवर्नमेंट नहीं चुन सकते। ऐसी एक कंट्री है जिसका नाम है म्यांमार, पहले इसको बर्मा भी कहा जाता था। देखिए ये कॉलोनियल रूल से आज़ाद हुई 1948 के अंदर और ये डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, मगर जो डेमोक्रेटिक रूल है इसका ये 1962 के अंदर एंड हो गया। वहां पर जो मिलिट्री कोप है उनने गवर्नमेंट को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। इन 1990 इलेक्शन में हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, 1990 में पहली बार इलेक्शन हुए 30 साल बाद। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लेड बाय ऑंग सैन सूची वॉन द इलेक्शन। अब इसके अंदर इलेक्शन कौन जीत गया? जो 1990 में इलेक्शन हुए तो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ये पार्टी जीत गई। इसमें लीडिंग रोल जो प्ले कर रहे थे वो आंग सान सूची ये प्ले कर रहे थे, ये इलेक्शन जीत गए। मगर वहां की जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया कि ये जो गवर्नमेंट है ये म्यांमार के अंदर वर्क नहीं करेगी। ओके, अब जो मिलिट्री गवर्नमेंट थी वो मिलिट्री गवर्नमेंट ने जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको मानने से मना कर दिया। और इसके अलावा आंग सान सूची को हाउस अरेस्ट कर दिया, मतलब घर के अंदर नजरबंद कर दिया। घर के अंदर नजरबंद कर दिया मतलब नजरबंद करके इसलिए रखा जाता है कि आप जो आपकी पॉलिटिकली जो आवाज है उसको नहीं उठाओगे, घर के अंदर रहोगे और बाहर आप अपना ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत नहीं कर सकते। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक्यूज्ड ऑफ इवन द मोस्ट ट्राइवियल ऑफेंसेस हैव बीन जेल्ड। अब इसके अलावा आंग सान सूची के जो फॉलोअर्स थे या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल पहुंचा दिया गया। और इसके अलावा कोई भी पब्लिकली डेमोक्रेसी के बारे में नहीं बोल सकता था। ओके, यदि कोई बोलता तो उसको 20 साल तक की सजा दे दी जाती थी। ओके अब देखिए इस तरीके से जो आर्मी रूल्स म्यांमार के अंदर रहा तो यहाँ से 6 से 10 लाख लोगों को अपने घरों से निकाल दिया गया। उनके जो आशियाने हैं वो बर्बाद कर दिए गए। किसके द्वारा कर दिए गए? आर्मी के द्वारा, क्योंकि ये लोग क्या करते थे? आर्मी के खिलाफ आवाजें उठाते थे। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट सूची कंटिन्यू टू कैंपेन फॉर डेमोक्रेसी। देखिए सूची को जो है हाउस अरेस्ट में रखा गया था, लेकिन वहां से भी वो डेमोक्रेसी को कैंपेन किया करती थी और उनके कुछ शब्द हैं वो बोला करती थी द क्वाइस फॉर डेमोक्रेसी बर्मा इज स्ट्रगल ऑफ द पीपल। तो जो डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं बर्मा के अंदर या म्यांमार के अंदर, ये लोगों की लड़ाई है। ये मतलब उनकी लड़ाई नहीं है, सान सूची की लड़ाई नहीं, बल्कि लोगों की लड़ाई है। क्योंकि सभी जो लोग हैं वो जीने को जानते हैं, फ्री रहने को जानते हैं, इक्वल रहने को जानते हैं कि इक्वल रहना क्या होता है। और ये पूरी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड कम्युनिटी के मेंबर बनना चाहते हैं, इसलिए ये डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हर स्ट्रगल हैज फॉर इंडिपेंडेंस रिकॉग्निशन सी हैज बीन। तो देखिए उनके ये शब्द और उनकी जो लड़ाई है उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला और उनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया, सांग सूकी को, आंग सान सूकी को। ओके, Yet the people in Myanmar are still struggling to establish a democratic government in their country। और अभी भी जो बर्मा के लोग हैं वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाए उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं 1.4 डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन है कुछ स्टूडेंट्स के, जैसे कि मैं आप लोगों को ये लेसन पढ़ा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक फिक्टिशियस ग्लिम्स बनाया गया है। देखें, आफ्टर रीडिंग अबाउट द वेरियस फेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, अ टीचर मिस्टर सिंह आस्क्ड द स्टूडेंट टू समराइज व्हाट दे हैड लर्न। दिस इज हाउ द कन्वर्सेशन टुक प्लेस। अब देखिए इतना लेसन जब टीचर ने पढ़ाया मिस्टर सिंह ने, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वैसे क्लास के अंदर मिस्टर सिंह है, उन्होंने अपने बच्चे को इतना लेसन पढ़ाया अपने स्टूडेंट को और उनसे कहा कि अब आप इस लेसन को स्वयं भी खुद ही समराइज करो, अपने माइंड के अंदर जरा एक ग्लिम्स तैयार करो कि अभी तक आपने क्या देखा और क्या समझा। अब देखिए यहाँ पर बच्चों के कन्वर्सेशन है, जो बच्चे बेंच पे बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना। देखिए क्या कन्वर्सेशन है। फरीदा ये कहती है वी हैव लर्नड दैट डेमोक्रेसी हैज बीन एक्सपांडिंग टू मोर एंड मोर रीजन एंड कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। फरीदा ने कहा कि हमने ये देखा इस लेसन में कि जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर बढ़ रही है ना, एक्सपांड होती जा रही है और भी बढ़ रही है। राजेश ने क्या कहा? यस वी लिव इन अ बेटर वर्ल्ड देन बिफोर, इट सीम्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड डेमोक्रेसी।
राजेश ने क्या कहा कि हाँ अब है हम एक नई दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं और ये दुनिया पहले से बेहतर होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड रहेगा। सुष्मिता, वर्ल्ड डेमोक्रेसी, हाउ कैन यू से इट? आई वाज अ टेलीविजन प्रोग्राम दैट शोज द अमेरिकन इन्वेडेड इराक विदाउट एनी यूनिफिकेशन। देखिए सुष्मिता ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने एक टीवी प्रोग्राम देखा है जिसमें मैंने ये देखा कि जो अमेरिकन लोग हैं उन्होंने इराक के ऊपर कब्जा कर लिया और वहां के जो लोग हैं हजारों लोग, इसके अंदर लाखों लोग मारे गए, तो ये उन लोगों के साथ में अन्याय हुआ। ओके, तो किस तरीके से आप किस वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं? फरीदा, I am not talking about the relationship between different country, I am only saying that more and more country। अब देखिए फरीदा ने कहा कि मैं दो देशों के संबंध की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि दुनिया के ज्यादातर जो कंट्रीज है वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं और डेमोक्रेसी अपना रहे हैं। राजेश का कह रहे हैं बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? इफ more and more countries become democratic, isn't it obvious that the world also became more democratic? After all, the Iraq war was almost about taking democracy to that country। देखिए राजेश ने ये कहा कि जब दुनिया के ज्यादातर लोग हैं जब वो डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा वर्ल्ड या पूरी दुनिया ही डेमोक्रेसी में तब्दील हो जाएगी। और इसके अलावा जो इराक के अंदर युद्ध हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि वहां डेमोक्रेसी बहाल की जाए। ओके, सुष्मिता, नो इट इज नॉट ऑब्वियस टू मी। सुष्मिता ने कहा कि नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती हूँ, ऐसा नहीं हुआ इराक में, बल्कि कहीं ना कहीं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। सिंह सर, आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट टू वेरी डिफरेंट थिंग्स हियर। फरीदा स्पोक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखें सिंह सर ने कहा कि यहाँ पर हम दो अलग अलग चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फरीदा स्पोक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विद द डिफरेंट कंट्री। फरीदा क्या बात कर रही है कि दुनिया के अलग अलग देशों में डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। सुष्मिता और राजेश जो है उनके जो व्यू है अलग है। The their difference is over the relationship among the different country। इनके रिलेशनशिप के ऊपर है कि जो एक कंट्री है उसके दूसरे कंट्री से कैसा रिलेशन है, तो इनके व्यू रिलेशनशिप के ऊपर है। It is quite possible राजेश that the rulers of the country who are democratically elected by the people they want to dominate our country। तो सर ने ये कहा कि राजेश ये हो सकता है कि एक देश जहां पर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो देश की जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन वो दूसरे देश का दुश्मन हो और कहीं ना कहीं वहां पर वो नुकसान पहुंचा सकता हो उस देश को, तो क्वाइट पॉसिबल ये भी हो सकता है। सुष्मिता, यस सर, दैट इज एक्जेक्टली व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ इराक। सुष्मिता ने कहा कि हाँ सर, जो इराक के अंदर लड़ाई हुई है, वार हुई है, वहां पर यही हो सकता है कि जो अमेरिका है कहीं ना कहीं वो इराक का दुश्मन हो और अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया। सुरिंदर, आई एम कंफ्यूज्ड, हाउ कैन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी एट द ग्लोबल लेवल? देखिए सुरिंदर ने क्या कहा कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि हम वर्ल्ड लेवल पर जो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? क्या जैसे दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या डेमोक्रेसी है, क्या वर्ल्ड की भी कोई सी गवर्नमेंट है? पूरी दुनिया के अंदर भी एक कोई सी गवर्नमेंट है जो इन देशों को कंट्रोल करती है, ये कर सकती है, या उसका भी कोई प्रेसिडेंट है, या कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई डेमोक्रेटिक या कोई नॉन डेमोक्रेटिक कोई गवर्नमेंट नहीं है। ओके, तो ये हमने कन्वर्सेशन देखे। अभी जो सिंह सर है जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को क्या किया था, क्या कहा कि मेरे बच्चों आपको यहाँ तक पढ़ा है पेज नंबर 13 तक, अब आप आपस में डिस्कस करिए कि आपको क्या समझ में आया। तो ये कुछ बच्चों का कन्वर्सेशन था। अब इसके ऊपर जो सिंह सर है वो जवाब देंगे, तो उनके जो जवाब है वो हम बाद में देखेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। तो ये जो उनके जवाब है या उनके जो आंसर है वो आपके भी आंसर है। ओके, तो जैसे सिंह सर आंसर देंगे वैसे मैं भी आपको कल बताऊंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है या वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है वो क्या होती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।